अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, हुकूमत बनाने की पोजीशन में नून लीग आ गई। अब अहम तरीन फ़ैसले नून लीग करने जा रही है, इसकी क्या अपडेट्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। नए सूबों पर MQ मुतहर्रक हो गई, बहुत सारी आवाज़ें पूरे मुल्क से आना शुरू हो गई नए सूबों के हक़ में और नए सूबों के मुखालफत में। 28वीं तरमीम की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं और कुछ लोग कहते हैं जी 28वीं तरमीम का मसवदा तैयार हो चुका और मुतअद्दिद पार्टीज़ उस पर एग्री हो गई। कुछ लो और कुछ दो की बातें ज़बान सदे आम है। पीपल्स पार्टी नए सूबों के बारे में कुछ लोग मौक़िफ़ रखते हैं कि बन जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। सईद गनी साहब ने तो अजीब बात कर दी, उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत ने बनाने हैं, ममबरान असम्बली ने बनाने हैं, ISPR ने नहीं बनाने। तो जब मीडिया उनसे रब्ता कर रहा है तो उसके बाद वो किसी मीडिया को बीपर भी नहीं दे रहे। यानी ऐसे ही है कि जैसे उन्होंने कहा 3 साल वाला बयान जरदारी साहब ने दिया था और उसके बाद जो सूरत हाल हुई थी वो आपको पता ही है। तो सईद गनी साहब ने स्टेटमेंट तो दे दी है लेकिन उसके बाद दस्तयाब नहीं है मीडिया को। इसी तरह एक और अहम तरीन सब्जेक्ट है आज के, डयाला जेल के सुप्रीडेंट ने 28 सफ़ात की एक रिपोर्ट बिलाखिर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की अदालत में जमा करवा दी है, जिसमें इमरान खान को कई बीमारियां लाहक होने की तस्दीक की गई है और उनका इलाज तरजीह बुनियादों पर कराने की ज़रूरत के ऊपर जोर भी दिया गया है। रिपोर्ट की टाइमिंग बहुत अहम है और रिपोर्ट कैसे मरतब हुई, जेल सुप्रीडेंट ने आज खुद ये इनिशिएटिव लिया, उसको कहा गया या क्यों कहा गया, किसने कहा, किसको क्या मैसेज है और क्या इस रिपोर्ट के नतीजे में इमरान खान को ज़मानत मिलेगी, इलाज के लिए सहूलत मिलेगी, मुलाकातें खुलेंगी या क्या होगा, इस पे भी आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। अहमद हसैन डेर एक सीनियर सियासतदान, नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली, आप सब जानते हैं कि सीनियर दफ़ाई तज़ियाकार हैं, वो हमारा आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जुल्फ़िकार अली बदर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ सीनियर रहनुमा, वो भी आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वकास मान साहब मेंबर सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अहमद हसैन डैर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि सूबों का मामला गुफ्तगू शिद्दत पकड़ रही है और MQM ने तो इस पर जहाद का ऐलान कर दिया है कि जी फौरी तौर पे पूरे मुल्क के अंदर मुहिम चलाएंगे, डायलाग करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, कायल करेंगे। और इस आवाज़ को मियां आमर के बाद अब MQM लेके चल पड़ी है और मोहसिन नकवी साहब का बयान अभी तक गूंज रहा है, उसकी गूंज ख़त्म नहीं हुई, तो MQM ने उस झंडे को उठा लिया है। तो क्या लग रहा है आपको, 28वीं तरमीम कब आ रही है, सूबे कब बन रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि बात MQM की करें या मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की या मुक्तदर इदारों की, PTI की भी कर लें, PTI भी जुमात है। PTI भी इसी में, वो भी यही चाहती है कि ये हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बजाय हम इस इशू को पार्टीज की नजर से या पार्टीज के रेलेवेंस से डिस्कस करने की बजाय, ठीक है, अगर हम ये देखें कि इसमें पाकिस्तान के अवाम का क्या फायदा है, तो मैं समझता हूं कि फिर हर बंदा अपनी जो तजवीज देगा वो ये नहीं देखेगा मैं किसी को खुश कर रहा हूं या किसी को नाराज कर रहा हूं। ठीक है। देखिए, मेरा ये है कि हमें सच बोलना चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे यहाँ पे एक साफी हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात सदका जारिया होती है, तो हमें वो अच्छी बात करनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जिनके घरों में पानी पीने के लिए पानी नहीं है। 60% घर हैं जो कि देही इलाकों में, जो ऐसे कच्चे घर हैं, सेहत के मराकज से 30 किलोमीटर दूर वो रहते हैं। तो मैं उन इलाकों का नाम लेना चाहता हूं, जैसे कोहिस्तान है, थरपारकर है, शिरानी, पंचगर, खारा, अफरा, हरनबी, बारखान, चागी, नसीराबाद। तो डैर साहब आप ये मुजफ्फरगढ़, डैर नहीं, साहब 2 मिनट बात सुन लें। नहीं डैर साहब आप ये खान, लोधरा, नहीं, आप ये जो इलाके हैं सर जहां जिंदगी जो है ना वो जीने से बहुत दूर है। नहीं, ये जो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, आप जो निशानदेही कर रहे हैं, ये देखना है
टैर साहब, जो निशानदेही आप कर रहे हैं मसाइल की, पानी ना होने की, पसमानदगी की, ये वकास मान साहब को कह रहे हैं, मुतालबा करेंगे ये ठीक करवा दें, या आपकी अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारे फंड्स होते हैं महरूम इलाकों के, वो बड़े बड़े शहरों में लग जाते हैं और आगे तक नहीं पहुंचते। जिस तरह आपने तरक्की की है, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, इज्जत बनाई है, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, जिस तरह आपने एक ऐसा पैक्ट किया है, जिस पैक्ट में एक वक्त था आपके सामने बात होती थी, मैं कहता था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह लीड करेगा अमेरिका की जगह पे। आज जो 3 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, मेरी वो पेशिनगोई पूरी हो रही है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि अब हमें ये चाहिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बेहतर करें। वो ऐसे होंगे कि हम ये गरीब इलाकों को अमीर इलाकों के करीब कर ले आए, और उसके लिए बेहतर से बेहतर तरीका यह है कि जो एनएफसी अवार्ड जब जारी होता है और वो सूबों के ऊपर जाता है, और सूबों में जिस तरह आप कराची की मिसाल ले लें, जिस सूबों में जो बड़े हुक्मरान बैठे हैं, जो खानदान शुरू से हुक्मरान है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो सारे पैसे 1-2 शहरों में लग जाते हैं, और बहुत सारे इलाके जो हैं, अच्छा हम जो तज्जिया करें उसमें जमहूरियत को देखें, हम उसमें, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है, मैं डर साहब ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट तो आपकी है, तो गवर्नमेंट से मुतालबा करें, मैडम चीफ मिनिस्टर्स को कहें कि उस एरिया की पसमानदगी दूर कर दें। देखें, उस एरिया की पसमानदगी ऐसे दूर नहीं हो सकती, इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के खर्चे हैं और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के ऐश हैं, उनको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। जो वर्किंग की गई है 32 सूबों में, अगर मैं उस वर्किंग के बारे में आपको बताऊं, पाकिस्तान के आधे खर्चे खत्म हो जाएंगे। 40 महकमों में से 18 महकमे लाए जा रहे हैं। जुडिशरी को जो 55 अरब रुपया खर्च हो रहा है, वो 25 अरब पे आ रहा है। हर महकमे में डाउन साइजिंग की जा रही है, और ये जो प्लानिंग की गई है, इसमें सिर्फ अवाम का फायदा है। मैं जहां तक नून लीग की बात है, नून लीग इसको मान जाएगी। जो कुव्वतें इसको नहीं मान रही, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा इसको सियासत में ना ले जाएं। तो डैर साहब, इसमें तो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि सूबे बनेंगे, गवर्नर होंगे, सीएम सेक्रेटेरिएट होंगे, गाड़ियां आएंगी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर उससे खर्चे आधे हो जाएं, जो इन्होंने प्लानिंग करके इन्होंने दिखाई है, अगर उससे खर्चे आधे हो जाएं, अगर इस बात की तस्दीक मिल जाए, तो फिर तो ये जरूरी है, तो बनने चाहिए। जब उन इलाकों तक जब पैसा पहुंचेगा जहां पे जिंदगी मौत के करीब है, और वहां का हक उनको जब मिलेगा, तो ये बताएं कि फिर जो हुक्मरान ये कर रहा होगा, उसको अल्लाह की तरफ से कितनी रहमत मिलेगी, और फिर असल जो जमहूरियत की रूह है वो पूरी होगी या नहीं होगी। आज आप बल्दियाती इलेक्शन किसी भी सूबे में करा लें, कभी भी जो नुमाइंदे होते हैं आपके लोकल गवर्नमेंट के, उन तक ये ना फंड्स पहुंचते हैं, ठीक है, ना अवाम तक उसके समरात पहुंचते हैं। ये वाहिद तरीका है कि एनएफसी अवार्ड डायरेक्टली उन छोटे जो यूनिट्स हैं जो ये बना रहे हैं हर डिवीजन का, उससे कोई उनकी बाउंड्रीज हैं, वो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, वही कायम रहेंगी। उसमें कोई लिसानियत भी नुकसान नहीं हो रहा, किसी की जो एक मतलब उनकी एक पहचान है वो भी खत्म नहीं हो रही। लेकिन अगर गरीब को फायदा हो रहा है, तो हम जो पढ़े लिखे लोग, ठीक है, लाखों करोड़ों, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात, हम बादशाहों के शहरों में रहते हैं और बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे तज्जियात ड्राइंग रूमों में एसी में बैठ के जो होते हैं, तो खुदा के लिए उन गरीबों के लिए अपनी ये माहिराना राय ईमानदारी से दे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब। हमारे इन फैसलों से पहली दफा अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया है कि हम गरीब, आपको हक गरीबों का उन तक पहुंचाने लग रहे हैं, तो खुदारा सारे सियासतदान मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है, जिस तरह आप नहरों में मुखालफतें की, जिस तरह कालाबाग डैम नहीं बना आज तक, जिस तरह आपने ब्रिगेड साहब, डैर साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि सियासतदान जो काम नहीं कर सके, आज एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट वो करने लगी है, तो लिहाजा ये काम होने देना चाहिए। तो एक तरह से सियासतदान ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि ये काम हम पिछले 77 सालों में नहीं कर सके। अच्छा, जब भी कोई डिक्टेटर आता है वो बलदियाती इलेक्शन करवाता है, बलदियाती इलेक्शन भी ये जमहूरी हमारे दोस्त नहीं करवाते, और जमहूरी इदारों को मजबूत करना तो दूर की बात। अब MKM इस झंडा को उठा के आगे बढ़ी है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये सूबे तो बन ही नहीं सकते, और MKM कहती है जी सूबे तो हर सूरत में बनेंगे। और जो गॉसिप चल रहा है
ब्रिगेड साहब उसमें सब लोग कह रहे हैं कि सूबे तो बनने ही बनने हैं, ये तो हो नहीं सकता। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, ये क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम साहब, जो दार साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और वो स्पिरिट है, रूह है पाकिस्तान की, अगर वो हो सके तो एक चीज़ मैं ऐड करूंगा इसमें, इसके अंदर की, जहाँ तक उन्होंने बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट की बात की, तो मैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा कि 75 अरब रुपया कैबिनेट डिवीजन ने अलॉट किया था इस साल, और वो रुपया अलॉट हुआ था बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए। और ये ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि जी उसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को वो लेटर दिया गया था, हुकूमतों को वो पैसा दिया गया था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीजन के पास अवेलेबल नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, किस प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च हुआ। इसके साथ साथ अगर आप पैसे के हिसाब से बात करें तो कोई ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, ये अब फरूख सलीम साहब की रिपोर्ट है कि 12 ट्रिलियन, जिसमें से 8 ट्रिलियन सूबों ने किया था, यानी ओवर पीरियड ऑफ 4 years, और 4 जो है वो कंट्रीब्यूट किया था फेडरल गवर्नमेंट। तो ये 12 ट्रिलियन जो पैसा था, इसमें अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर 3 लाख अपना 75 अरब रुपया लग सकता था, एक घर पे 3 लाख रुपया लग सकता था, और एक इंडिविजुअल पे 75,000 रुपीज लग सकते थे। लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया या किस तरह खर्च हुआ, किन स्कीमों पर खर्च हुआ। आप पूरे पाकिस्तान की आबादी की बात कर रहे हैं? इस आबादी के हिसाब से अगर आप उसको डिवाइड करें तो एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर 75 अरब रुपए बनते हैं जो खर्च होने चाहिए। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट पे 75 अरब रुपए खर्च होते हैं तो क्या हाल होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। कहाँ, जैसे डेवलपमेंट की दार साहब ने बात की, तो वो कहाँ गई होती, लेकिन वो नहीं हुआ, नजर नहीं आ रहा आपको। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि इसी निज़ाम के अंदर MNA और MPS को अपनी चॉइस की स्कीमें इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो इस दफा जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 52 करोड़ रुपीस हर MNA को दिए गए फॉर टेकिंग डेवलपमेंट वर्क ऑफ देयर चॉइस इन देयर ओन एरियाज, इन देयर ओन काउंसिल। वो पैसा कहाँ गया? तो ये जो बात अभी वो कर रहे थे वो बात ठीक है कि, लेकिन ये नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं था और उसकी वजह से पैसा था अर्बन रूरल एरिया की डेवलपमेंट की, लेकिन वो कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो कहाँ गया ब्रिगेड साहब, वैसे आप बता दें कहाँ गया? हर जेबों में गया होगा ना, या गलत प्रोजेक्ट बने होंगे, जो भी हुआ होगा। मैं उस पर, जब ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि जी हमने कैबिनेट डिवीजन को 12 लिखा है कि अब हमें वो प्रोवाइड करें, डिटेल्स प्रोवाइड करें, लेकिन कोई डिटेल्स हमको नहीं दी जा रही, तो आप मुझे बताइए फिर अपना कहाँ गया होगा पैसा? वो प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगा जहाँ भी गया। अब जो बात कर रहे हैं अभी, इससे पहले वाकई गरीब आदमी तक पैसा पहुंचना चाहिए, गरीब आदमी तक डेवलपमेंट फंड्स पहुंचने चाहिए, गरीब आदमी की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो गई। और अगर वो सूबे छोटे करके और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे करके वो काम हो सकता है तो मेरे ख्याल 100 बिस्मिल्लाह उसको करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने आज जो आपकी प्रॉब्लम है वो यही है, जो 3 चीजें मैंने आपको बता दी कि कैबिनेट डिवीजन के पास 75 अरब रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो MNA को पैसा दिया गया है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च करने के लिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ साथ जैसे मैंने जो आपने जनरेट किया ओवर पीरियड ऑफ 4 years फॉर द डेवलपमेंट फंड, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज पाकिस्तान में हकीकत ये है और बदकिस्मती ये है कि आपका जो डेवलपमेंट फंड है वो 1000 अरब रुपए है और आप कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस की मद में 2500 अरब रुपया पे कर रहे हैं। अभी क्यों पे कर रहे हैं? सबसे पहले सूबे बनाने से पहले अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो जो अरबाब जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों की 16, 4, 10 किस्म की IPPs हैं, उनको तो छीने, कम से उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे। अगर आपने सूबे बनाएंगे तो और बर्डन पड़ेगा IPP का आपके ऊपर, तो उसको तो दफा करें पहले, सबसे उसको राइट ऑफ करें सबसे पहले। और वो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं वो लोग जिनकी IPP है और वो ले रहे हैं पैसा, यानी ऐसी IPPs हैं फुकार साहब जिन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई है, उनको 47 अरब रुपया पे हुआ है। 3 IPPs हैं जिन्होंने 40% बिजली बनाई है, उनको कहते हैं वो 375 अरब रुपया पे हुआ। क्यों पे हुआ है? किसका पैसा था वो? आपको और मेरे टैक्स का पैसा था ना। इसीलिए तो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगता है। इसीलिए आपको लगता है कि आपके पास पैसा होने के बावजूद, बजट होने के बावजूद आपके ऊपर, कॉमन आदमी के ऊपर पैसा बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब, बिल्कुल ठीक है। ये सवाल बनता है, यूनिट छूटे, लेकिन आपको वो करने से पहले ये जो इकोनॉमिक इश्यूज है ना, ये कैपेसिटी पेमेंट वाले जैसे अपना, उसके साथ साथ जो आपका
अपना बाकी जो आपके ब्रिगेड साहब, ये सीधे डेफिसिट सीधे, है। ये तो सीधे सीधे डाके हैं, और बात आपकी सही है। जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं, आप एक तरफ डैर साहब कह रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी को कौन रोकेगा, दूसरी तरफ इन ब्यूरोक्रेसीज को आप गाड़ियों के अंबार लगा रहे हैं, मरात के अंबार लगा रहे हैं, तनख्वाहें उनकी डबल ट्रिपल कर रहे हैं और उनको फार्चूनर गाड़ियां दे रहे हैं, और वहाँ बेचारी उसके की साथ हालत। साथ जुल्फकार साहब वो तो छोड़िए, आप अपनी जुडिशरी की तनख्वाहें देखिए जरा। वो भी चूंकि आखिरी नंबर पे है कारकर्दगी के लिहाज से, तो गाड़ियां तो फिर आप बनती हैं, जो मरात तो बनती है जो उनकी। रेस की जुल्फकार अली बदर साहब, पार्लियामेंटेरियंस के हिसाब से उसको देखिए, जुल्फकार, पाकिस्तान इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना पैसा पे करना। ओके ओके, वकास मान साहब, ये बात तो बेसिकली गवर्नेंस की है और गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट की बात थी, लेकिन सूबों पे चली गई। सवाल तो ये होना चाहिए कि गवर्नेंस बेहतर कैसे हो सकती तू है, लगा लेना, तू चलना दे। और गवर्नेंस को बेहतर नहीं, करने मैं के लिए सूबे भी बनाए जाएं, बाकी चीज़ें भी की जाएं। उसमें एक सेगमेंट सूबे छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सवाल तो ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसको बेहतर कैसे किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि गवर्नेंस इस लेवल पे चली गई है कि अब सिक्योरिटी थ्रेट बनती जा रही, जो मईशत तबाह हो जाए तो वो सिक्योरिटी थ्रेट पे चेंज हो जाती है। आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल जी, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है हमारे लिए। देखिए, पिछले 4 साल में पाकिस्तान ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में 7,000 अरब रुपया पे किया है। इस गरीब अवाम ने 7,000 अरब 4 सालों में। तो गुजारिश ये है कि सर, मैं जो है ना, छोटे सूबों के खिलाफ नहीं हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप पंजाब के 3 सूबे बना दें या 4 सूबे बना दें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा रोना क्या है इस वक्त कि पंजाब का जो ज्यादातर पैसा है, जो ज्यादातर डेवलपमेंट है, या ज्यादातर जो जिनकी चलती है, वो लाहौर में बैठे हुए हैं, वो पैसा भी लाहौर में लगता है। अब मिसाल के तौर पे आप 3 सूबे बना देते हैं, सेंट्रल पंजाब जो है वो 10-12 जिलों पे एक सूबा बन जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद फिर भी जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सेटअप, उसके मुताबिक फिर भी वो लाहौर में लगेगा। वो फिर शेखुपुरा या कसूर या ननकाना या उकाड़ा में तो नहीं जाएगा। गुजारिश ये है कि आपका जो असली काम है ना करने वाला जी, पाकिस्तान में अगर आपने चीजों को ठीक करना है, वाकई करना है, वो है कानून की हुक्मरानी और आइन के ऊपर उसकी ट्रू लेटर स्पिरिट में अमल करना। अब 2002 में और 2010 में आपने जो बलदियाती निज़ाम की कुछ और शिकें ऐड की, उसका एक अनफिनिश एजेंडा रह गया। 140A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक वेग सा, वो कहता है कि बलदियाती निज़ाम होना चाहिए, होगा, जरूर होगा, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल साइड है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो वज़ीर आला या सूबाई असम्बली के पास है कि वो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी देते हैं, कितनी नहीं देते। वजीर आजम कौमी असम्बली को तोड़ सकता है, वजीर आला सूबाई असम्बली को तोड़ सकता है, लेकिन जो आपकी बलदियाती जो असम्बलीज हैं डिस्ट्रिक्ट की या तहसील की, उनको वो नहीं तोड़ सकते, उनको भी वजीर आला ही तोड़ेगा। अच्छा मान साहब, आपके ख्याल में ये कानूनी आईनी जो पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से निज़ाम ख़राब है या कोई विल का इशू है? गवर्नेंस के बाकी मामलात हैं जिसमें बड़ी क्लैरिटी है, वो कौन से बड़े आइडियल चल रहे हैं? मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए ना, अब जैसे 18वीं तरमीम के बाद जो है वो NFC अवार्ड आया और सूबों की तरफ पैसा आ गया, क्योंकि वो आइन में लिख दिया गया बड़ा ब्लैक एंड वाइट, तो वो वफाक दे रहा है। अब इसी तरह अगर आइन में उनका जो ये लिख दिया जाए कि इलेक्शन बलदियाती होंगे और वो सूबाई जो हुकूमत है वो उनकी फाइनेंसेस को नहीं, वो उनके फाइनेंसेस को नहीं मैनेज करेगी या उसकी स्वाबदीद नहीं होगी, और ना ही वजीर आला जो बलदियाती असम्बलियां उनको मुअत्तल कर सकेगा। आइन में प्रोटेक्शन दे दी जाए कि इतने पैसे उस सूबे की आबादी के हिसाब से, जो भी फॉर्मूला हो, वहां पे जाएंगे, तो फिर वजीर आला उसको नहीं रोक सकेगा। एक तो आपको ये करना है। देखिए, दुनिया में कोई भी आप कामयाब या तरक्की याफ्ता मुल्क देख लें, आपने दुनिया घूमी है, कोई ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहां पे मौसर बलदियाती निज़ाम ना हो। क्योंकि जब आप छोटे सूबे बनाएंगे, उसके बावजूद आपको बलदियाती निज़ाम तो चाहिए चाहिए ना। तो एक तो मेरी गुजारिश ये हो गई। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं कि हमारा जो आपने कहा कि जो विल है, बिल्कुल असल चीज नीयत की है। अब जब आपने अपनी, जब जहां पे जिसको जो हुक्मरान है वहां पे जो उसको फायदा हो रहा हो वो काम कर ले। जैसे MQM जो है,
एमक्यूएम अभी चाहती है जी कि कराची इलाका सूबा बन जाए, वो समझते हैं कि वहां का वजीर आला वो बन जाएंगे, तो उनको ये सूट करता है, वो सिर्फ उसी राग को लाते जाएंगे। जब तक आपने कानून पे अमलदारी नहीं करनी और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं लेके आनी। जुल्फकार राज साहब मिसाल ले लें एक डिप्टी कमिश्नर की। डिप्टी कमिश्नर पूरे पंजाब में कहीं पे जाएं, 4 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ का घर होता है डिप्टी कमिश्नर का। 700 एकड़ उसको का चलाने के लिए 30 40 50 सरकारी मुलाजम हैं डिप्टी कमिश्नर के। आज भी डिप्टी कमिश्नर का अपना नाई होता है, अपना धोबी होता है, जमादार होते हैं, उसके 2 4 5 शेफ होते हैं, उसकी वहां पे भैंसें अंदर होती हैं, अंदर मुर्गियां होती हैं। जैसे कि वायसराय का निजाम था, गोरे का निजाम था, हुकूमत करोड़ों रुपया मंथली एक डिप्टी कमिश्नर पे। डिप्टी कमिश्नर का मैंने नाम लिया, इसी तरह बाकी भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही है, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी ने झगड़ा हुआ जी हर तरफ से। बड़े बड़े घर गुजारिश ये है सर, गुजारिश ये है कि आप किसी डीआईजी, किसी डीपीओ, किसी डीसी कमिश्नर के दफ्तर चले जाएं, उसके दरवाजे के अंदर जब आप एंटर होंगे ना, तो अंदर ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल का कमरा या लॉबी है। और उसी दरवाजे के बाहर लॉन में, बाहर राहदारी में लोग बैठे होते हैं जिनकी जूतियां टूटी हुई हैं, कपड़े फटे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं घंटों के शायद हमारी बारी आ जाए और साहब हमें सुन लें। और ये सिर्फ एक दरवाजे का फर्क होता है। तो हमें जब तक हमने इसको नहीं ठीक करना, ये जो हमारे सरकारी मुलाजम जब तक हमारे ब्यूरोक्रेट नहीं बनेंगे, तब तक ये नहीं ठीक होना। अब देखिए सियासतदान जो है ना, सियासतदान की तो उसने दोबारा वोट लेने जाना है अवाम से। सर मेरे पास कोई बंदा आएगा ना, तो मैंने उसकी सुननी है। ठीक है, ठीक है। जुल्फकार अली बदर साहब, आज पीपल्स पार्टी ने स्टेट वे रिफ्यूज़ किया है सूबों के इशू पे। सईद गनी साहब ने बड़ा दबंग ऐलान किया और साथ ही साथ एमक्यू मुतहर्रिक हो गई। ये क्या चल रहा है सूबों के अंदर? और अभी ब्रिगेड साहब भी बात कर रहे थे, डायरेक्टर साहब भी बात कर रहे थे, मान साहब भी बात कर रहे थे इसी लाइन के ऊपर। हर शख्स को रियलाइजेशन है कि जो इशराफिया इस मुल्क में कर रही है, वो ब्यूरोक्रेसी के नाम पे हो या दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हो, आम आदमी उसमें बिल्कुल जकड़ के रह गया। और यहाँ पे आप देख लें, यानी पाकिस्तान की आबादी देख लें, पाकिस्तान का जीडीपी देख लें, इंडिया का देख लें, 300 कोई 350 लोगों को आप सिविल अवार्ड दे रहे हैं 226 में। पता नहीं यहाँ से क्या निकल आया। इतने बड़े साइंसदान पैदा हो गए इस मुल्क में, बड़े बड़े रिसर्चर पैदा हो गए। इंडिया आपसे कितनी बड़ी आबादी है, वहाँ 131 लोगों को वो दे रहे हैं। यानी ऐसे कामों में आप बहुत आगे हैं, जो करने वाले काम है उसमें बहुत पीछे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार राहत साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जितनी भी आपने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो है नवाजा जाता है और इस तरह करके उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, बल्कि परफॉर्मेंस या डिलीवरी नहीं देखी जाती कि उनके पास क्या ऐसी स्पेशलिटी है या क्या उन्होंने मुल्क की खिदमत की है तो उनको अवार्ड्स दिए जाएं। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके ऊपर इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, देने वालों पे भी और लेने वालों पे भी, कि जो अवार्ड्स को दे रहे हैं उसको रिकमेंड कर रहे हैं और उस सारी चीज को। तो बस इसके बारे में यही कह सकते हैं। बाकी जहां तक सूबों का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है और समझती है इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए। और कोई भी ऐसा काम जैसे सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने हैं, उसको आइन और कानून के मुताबिक डिस्कस किया जाए उस फोरम के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, सिविल सोसाइटी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सबको ऑनबोर्ड करके डिस्कशन करनी चाहिए। क्योंकि ये मुल्क हम सबका है, किसी एक का नहीं है। और इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए जिस मुमकिन हो सकता है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपने सियासी मुकासद अपनी जाती अनाओं से बालातर होके करना चाहिए। इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई जिद नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये चीज है कि अगर आप जिद की बुनियाद पे सूबों की डिवीजन कर रहे हैं तो खुदारा ऐसा ना कीजिए। आप इसको कंसेंसस बिल्ड कीजिए, इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए
पार्लियामेंट के अंदर जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक करें, तो आइन और कानून के मुताबिक होगा तो इसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। जहां तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, तो देखिए गवर्नेंस सिर्फ इस गवर्नमेंट की या सूबों की नहीं फेल हुई, तो इस मुल्क के अंदर जितने भी आज तक जो हुकूमतें आई हैं माजी में, चाहे वो डिक्टेटर्स थे या माजी की जमहूरी हुकूमतें थी, उन तमाम की तमाम जो है वो गवर्नेंस को टैकल करने में फेल हुई हैं और उसको नहीं टैकल कर सकी। उसकी वजह है कि यहाँ पे हर गवर्नमेंट के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर माफियाज और कार्टल्स के नुमाइंदे बैठे हुए हैं कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी आईपीपी की बात हो रही थी, मैं कहता हूँ आईपीपी का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिस जिसका स्टेक है और जिस जिसने उनको अप्रूव किया है, उन सबका एक ट्रायल होना चाहिए। उनको लाएं मंजर आम पे, उनके डॉक्यूमेंट्स को लाएं कि किस किस का है। खाली निशानदेही कर देना काफी नहीं है कि उसका है और उसको पैसे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिस पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो हमारी पार्टी है या दीगर पार्टी है या कोई बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, तमाम लोगों को मंजर आम पे लाएं और बताएं कि ये मुल्क के जो टैक्स पेयर हैं, गरीबों के पैसों को ये खा रहे हैं। इस तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, हुकूमतों के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क की गवर्नेंस को ठीक नहीं होने देते, आज तक आप देखें अनफॉर्चुनेट, एक मैं मामला बताता हूं कि इस मुल्क के अंदर लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग टैक्स। नहीं, लेकिन 99% तो लोग टैक्स ही नहीं दे रहे। लेकिन अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी तो कह रही है, नासिर शाह साहब ने दो टोक कहा है, आज सईद गनी साहब ने कहा है कि हम चीफ मिनिस्टर की कुर्बान कर देंगे लेकिन सूबे नहीं बनने देंगे। बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि सूबे बनेंगे तो गवर्नेंस बेहतर होगी। ये पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है कि सूबे, सिंध को अगर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए, अपर सिंध या धीर सिंध हो जाए, तो इसमें सिंध को उठा के थोड़ा ले जाएगा। सिंध की तो गवर्नेंस की छोटे यूनिट्स। बात तकसीम की नहीं है, बात है गवर्नेंस की। पीपल्स पार्टी सिर्फ वो जो सिंध के लोग बैठे हैं वो इस वजह से कह रहे हैं कि सिंध को हम तकसीम होने नहीं देंगे। उनको लग रहा है कि शायद सूबा सिंध की तकसीम होने जा रही है। अगर आप उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के डिस्कशन करें, उनको कन्विंस कर लें, तो मैं समझता हूँ शायद कोई डिवीजन वाली बात साइड पे चले जाए। लेकिन अगर आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे, आप उनको ये कहेंगे कि जी ये हमने कह दिया और सूबे के 3 हिस्से कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जुल्फिकार राज साहब, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी इस मुल्क के अंदर। आपने इस मुल्क के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना है, पोलराइजेशन को कम करना है, आपने चीजों को मैनेज करना है। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर रादर देन डिस्टर्बिंग एंड क्रिएटिंग मोर इश्यूज, कि यहाँ पे और प्रॉब्लम्स को जनरेट किया जाए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आप गवर्नेंस का जिक्र करते हैं, मैं कहता हूं बहुत सारे इश्यूज होंगे, हम गवर्नेंस को क्यों नहीं करते? तमाम सूबों के अंदर डिविजन्स बने हुए हैं, तमाम सूबों के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं, तमाम सूबों के अंदर तहसीलें बनी हुई हैं, तमाम सूबों के अंदर यूनियन काउंसिल्स बनी हुई हैं। अगर कौमी असेंबली और सेनेट से आप एनएफसी करवा सकते थे तो आपने पीएफसी क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को करवाया? क्यों नहीं एम्पावर किया लोकल और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए चीजों को? क्यों आपने इख्तियारात दिए? ये उस टाइम पे सोचने की और करने की चीजें थी। आज अगर इन चीजों को आपने एड्रेस करना है और आपके जोर जबरदस्ती कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपको बैठ के बातचीत के जरिए मामलात को हल करना है, और बातचीत के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हो, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर्स, फोर्सेज हो, तमाम आके बैठ के बातचीत करने को तैयार है। बिकॉज इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। अगर पाकिस्तान के बाद वाले मुल्क जो इस पाकिस्तान से बाद में आजाद हुए, अगर उनका जीडीपी और उनकी ग्रोथ देखें, उनकी तरक्की का कंपैरेटिव स्टडी करें, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन चाइना पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं। कोई खास चीज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत टैलेंट है, पर आपको एड्रेस करना है। मेरे बहुत सारे कोलीग्स जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की, बाकी चीजों की। मैं समझता हूँ हमें गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, टेररिज्म, हमें हर चीज का करना है। इंटरनल चैलेंजेस को भी देखना है, एक्सटर्नल को भी देखना है, लेकिन इसके लिए बैठ के बातचीत होगी, और बैठ के बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लें, आप सूबे बना लें,
आप इस मुल्क का निजाम ठीक कर ले, हर बंदा सपोर्ट करेगा। बिल्कुल लेकिन ठीक अगर है। आप कहें कि आपने किसी से बात नहीं करनी और आपने अपनी मर्जी करनी है और इस मुल्क में मजीद डिवीजन क्रिएट करनी है, इससे मजीद पोलराइजेशन बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली बदर साहब, आपका इस पे मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। इमरान खान के हवाले से जी 28 सफ़ात की रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश की गई है, जिसमें बहुत सारे इंकशाफ हुए हैं। उनके बीपी का जिक्र हुआ है, उनके हार्ट के नॉर्मल होने का जिक्र हुआ है, एंजाइटी का हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसकी निशानदेही हुई है। और जेल सुप्रीडेंट ने ये रिपोर्ट जो मुरतब की है उसमें अखबारी तराशे भी हैं और उसमें वो सुजेस्ट कर रहे हैं कि इनकी रेगुलर मुलाकातें भी होनी चाहिए। ऐसे पेशेंट का नॉर्मल करने के लिए रेगुलर मुलाकातें फैमिली से बड़ी ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि आंखों का मसला बड़ा सीरियस था, एक आंख नॉर्मल हो चुकी और एक आंखों की सिचुएशन ये थी कि 15% वो काम कर रही थी पहले। तो बड़ी एक खौफनाक रिपोर्ट आई है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये रिपोर्ट ज़ाहिर है जेल सुप्रीडेंट बेचारे की क्या औकात है, किसी ने कहा है तो वो बनी है, लेकिन किसको मैसेज देना मकसूद है। बहुत सारे इस पर क्या सराहियाँ अहमद हुसैन ढेर साहब हो रही हैं और पीटीआई ने तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है। उनको हस्पताल मुंतकिली की बात की है, उनको रिहा करने की बात की है। अब चीफ जस्टिस देखिए इस पर क्या करता है। तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इसको भी अगर सूबों से जोड़ के या बाकी चीज़ों से रिलेट करके ढेर साहब अगर कोई तजिया कर सके तो इसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब सूबों के हक में थे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के भी हक में थे। ये एक पॉजिटिव बात है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इसको सूबों के साथ लिंक करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, देखें, पिछले दौर में हमने जो देखा है ना, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के वजीर आजम से बात नहीं करता था और सऊदी अरब का जो जहाज था, सऊदी अरब के जहाज से हमें उतार दिया गया। हमारा जो सी पैक था वो बंद हो गया। यानी इंटरनेशनली हम बिल्कुल मैसूर होके रह गए। मुर्शिद उन्हों दी मेडिकल रिपोर्ट आज की के गल हो रही। हालात आप अगर देखें, आज के हालात, आज आप हीरो बन चुके हैं पूरी दुनिया में। जिस तरह आपका नाम है और जिस तरह आपने एक बहुत बड़ा जो ये कारनामा किया है, जिसमें आपने ये अपना टर्की और सऊदी अरब को शामिल किया है, जिससे शायद अमेरिका को भी अपने फ्यूचर का फिक्र लग गई। और ये नहीं डर साहब, ये सारी चीज़ें, ये सारी फतूहात अपनी जगह। बात हो रही है कि उनकी मेडिकल में काफ़ी सीरियस बातें आई हैं और ये पहली दफ़ा हुआ है। पहले तो सुप्रीडेंट जेल तो इसको इंडोज करना तो बड़ी दूर की बात है, वो मानता ही नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, सब वो कहता था सब अच्छा है। अब वही 28 सफ़े की रिपोर्ट दे रहा है, वही बीमारियों की निशानदेही कर रहा है। ये हुआ क्या है? देखिए, पहले ये मसाइल नहीं थे तो ये सामने नहीं आए। अब अच्छा। ये मसाइल हैं तो ये सामने आए हैं। तो इनका हल निकाला जाएगा, इनका तदारुक किया जाएगा। जिस तरह जेल में उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, अदालतों ने फैसला करना है। ये फैसले अदालतों के हैं, ये फैसले हुकूमतों के नहीं है। अदालत जो फैसला करे हम उसे सर आंखों पे रखने को तैयार हैं। लेकिन अगर इसको आप इससे जोड़ते हैं कि सूबे के इसकी वजह से इनको कोई रिलीफ दिया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि इसका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और हम खुद इस बात के हिमायती हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो उनकी तकलीफ दूर की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं, लेकिन कानून के मुताबिक सारी चीजों के ऊपर अमल दरामद किया जाए। हमारा सिर्फ यही मुतालबा होगा। चलो ठीक है। ब्रिगेड साहब, रिपोर्ट बड़ी डेंजरस है और पीटीआई इस पर रिएक्ट कर रही है, उनका लीडर है। आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट की जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको कई चीज़ों से लिंक कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं ये रूटीन की कार्रवाई है या इसके पीछे कोई बात? मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल सेंसिटिविटीज, इमरान खान की सेहत और उनका जो जेल के अंदर जो उनका स्टे है और जो कुछ उन्होंने फोन किया, चाहे वो सजा के तौर पे था, अदालत से था, कहीं से भी था, उसकी रोशनी में इस चीज को सबसे पहले देखना जरूरी है।
उसके बाद आप इसको किसी टाइमिंग्स में लिंक कर लें या किसी भी चीज में लिंक कर लें, वो इसका सेकंड स्क्रीन है। पहले होना ये चाहिए कि इसके अंदर जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं उनको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए, और इन कंसर्न्स को सीरियसली एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल आपको अदालत की परमिशन की जरूरत नहीं होती। उसका प्रोसीजर जो है वो आपके आइन में और जेल कवानीन में बड़ा एम्पल तरीके से डिसाइड किया गया। और जहां तक अदालत का ताल्लुक है, उसमें तो आपको फैसले चाहिए ना कि उनको छोड़ना है, उनकी सजा में रिमिशन होनी है नहीं होनी, केस लगना है नहीं लगना। लेकिन जहां तक मेडिकल कंडीशन का ताल्लुक है और उसके अंदर जो इश्यूज रेज किए गए हैं, उनको एक इंसानी, एक प्रिजनर की हैसियत से, आप भूल जाए इमरान खान की हैसियत को 2 मिनट के लिए, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, या आप अपने तारीख के हवाले से देख लीजिएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा किसी और सियासी कैदी या इस किस्म के कैदी के साथ ऐसी कोई बातचीत हुई है? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्यों हुआ? उसको दुनिया ने कह दिया, आपकी अदालत ने भी कह दिया कि दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर। तो वो उसका एक इंटेंशन थी उस मर्डर की, और उस मर्डर की इंटेंशन ये थी कि भुट्टो साहब ने एटम बम बनाया था, और उस वक्त हेनरी किसिंजर ने उसको कह दिया था, जब अमेरिका ने रोका था कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो तल्फ कर दें, तो उसने कहा था कि आई विल नॉट डू इट। तो हेनरी किसिंजर ने कहा था वी विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड। तो भुट्टो साहब ने कहा था कि आई विल प्रेफर टू बी ड्रैग्ड बाय यू देन टू बी ड्रैग्ड बाय ओन पीपल। तो वो उसकी वजह थी बुनियादी तौर पर, अगर आप उसको ध्यान रखें। लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी वजह नहीं है ना, वो एक कैदी है जिसके इससे पहले नवाज शरीफ भी कैद में रहे, इससे पहले बाकी लोग भी कैद में रहे। आप उठा के रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं उनको कितनी बीमारियां होंगी या कितनी चीजें, कितने दिन वो रहे। तो मेरा ख्याल एक इंसान की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, नहीं वो तो ठीक है। हमारे आपको लगता है कि इसकी बेस के ऊपर उनको बेल मिल जाएगी, रिलीफ मिलेगा? मैं आई डोंट थिंक सो कि इसकी बेस पे उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि ये उनके सामने पड़ा हुआ है, चीफ जस्टिस के सामने है, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो अभी डिसीजन उन्होंने करना है। मैं ये कुछ मतलब वो एक फॉर वहां पे पड़ा हुआ है, तो ये अभी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसानी हमदर्दी पे दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आप कानून के मुताबिक करते हैं, कुछ चीजें होती है जो आप ह्यूमन रिलेशंस के बारे में करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो बिग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप किसी को कोई रिवॉर्ड देते हैं। आप देखिए ना, इतने सारे जो आपने बताया, इतने सारे जो अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से आप उठा के कभी देखिएगा कि किस किस किस्म के अवार्ड गए। मतलब उस अब मैं क्या कहें, तो आपने वो क्यों दिए? वो लोगों को उसको फेवर करने के लिए दिए हैं, कुछ खिदमात के ज़ाती खिदमात के सिलसिले में दिए गए हैं। तो इसलिए मैं कहने का मतलब, अगर ये पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन अवार्ड्स की बनी है, रिवार्ड्स की बनी है, अवार्ड्स की बनी है, तो कोई इस रमेशन की भी कोई ट्रेडिशन बना ले। कोई चीजें हैं उनको इंसानी हमदर्दी पे गौर कर ले। बिल्कुल ठीक है वकास मान साहब, पाकिस्तान में ही नहीं बाहर भी को बहुत कंसर्न रेज हो रहे हैं। मान तो साहब, मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस के पास वो है, तो मैं ये कहूंगा कि चीफ जस्टिस से फैसला देना है तो वो अपना फैसला जल्दी दे दें तो बेहतर होगा, ताकि जो इश्यूज हैं उनको इन वन फॉर्म और दी अदर किसी न किसी तरह एड्रेस किया जा सके। वकास मान साहब, आप लोग सूबों के हक में हैं और इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को शायद इस पे हमायत की ज़रूरत भी है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ऑल आउट चली गई है मुखालफत में, नून लीग खामोश है, और शायद खामोशी का मतलब उसको हाँ समझा जाए या ना समझा जाए, तो पीटीआई की हमायत भी चाहिए इसमें। तो आपको लगता है कि इस बेस के ऊपर कोई रिलीफ पीटीआई को मिलेगा? देखिए, रिलीफ की बात नहीं है, पीटीआई कोई रिलीफ नहीं मांग रही। पीटीआई तो अपना आईनी और कानूनी हक मांग रही है, और जो ड्यू प्रोसेस के तहत जो जस्टिस है वो मांग रही है। अब ब्रिगेडियर साहब ने राइटली कहा और डेर साहब ने भी कि देखिए, जो जेल मैनुअल्स हैं, जो जेल रूल्स हैं, उसके मुताबिक कोई भी जो कैदी है उसको उसके घर वाले भी मिल सकते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी मिल सकते हैं, वो अगर बीमार होगा तो उसका इलाज भी नहीं, होगा। हम तो जेल मैनुअल की ऐसे बात करते हैं जैसे पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से जेल मैनुअल पे अमल हो रहा है। नहीं हो रहा ना। मैं वही तो गुजारिश करने लगा हूं। अच्छा, अब उस पे अमल नहीं हो रहा। 300 दिन से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मान साहब, तानू भी पता जेड़े मैनुअल ते अमल होना है, तानू भी पता है, सानू भी पता है। चलो ठीक है ना। अच्छा, मैं उधर ही लिंक करने लगा हुआ। मैं गुजारिश ये करने लगा हुआ कि देखिए, सबसे पहले खान साहब की जो सेहत है ना, अब इस रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हमारी पार्टी से, खान साहब की फैमिली से कोई इंडिपेंडेंट बंदा पिछले 10 महीनों में नहीं मिला। अब जो वर्जन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्जन है, उनके किसी इदारे का वर्जन है।
अब हम ये कहते हैं कि ये हमें बहुत बुरा भला कहते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं। बाबा तुसी सानू मिलवा दो, साड़ी तसल्ली हो जाएगी। फैमिली को मिलवाएं, उनके पॉलिटिकल जो कोलीग्स हैं उनको मिलवाएं, उनके फ्रेंड्स को मिलवाएं। अब आगे जो हम अभी, आपने सूबों की बात की, सूबों की बात किस लिए की जा रही है? पहले जो है वो मियां आमिर साहब ने उठाई, अब जो है वो एमक्यूएम ने उठाई हुई है। और इस तरह से जो एक बहस मुबाहिसा छिड़ा हुआ है, क्यों कि जी आम आदमी को उसका जो है ना वो हक नहीं मिलता, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। जो छोटे जिले हैं, छोटी जगह हैं, वहां पे उनका राइट नहीं पहुंचता। इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, सबसे मकबूल लीडर है, उसको उसका बुनियादी आईनी कानूनी हक नहीं मिल रहा। तो क्या, अच्छा वो आप दे नहीं रहे, तो क्या आम आदमी को आप देने जा रहे हैं? जुल्फकार साहब, ये बात नीयत की है। ये इमरान खान को या किसी भी कैदी को जो आपकी हुकूमत की या मुक्तदरा की कैद में है, उसके राइट देना तो एक चुटकी का काम है। यहां पे आप नहीं दे रहे क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। उधर आप कह रहे हैं कि हमने 25 करोड़ में हर आदमी को उसका आईनी और कानूनी और मुआशी हक देना है, वो आपने कैसे दे लेना है? तो ये जो बात आपने भी शुरू में की थी, बात नीयत की है। जब तक आपने रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की अमलदारी यकसा नहीं करनी हर बंदे के ऊपर, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे ताकतवर है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, उस वक्त तक आप सूबे बना लें, आप कुछ कर लें, इस मुल्क का हल नहीं निकलेगा। जुल्फ़कार अली बदर साहब, आपके ख्याल में ये जो आज रिपोर्ट आई है, इसके बाद को पीटीआई को रिलीफ दे के कोई रिकन्सिलेशन को पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे कोई मफाहमत की तरफ बात बढ़ सकती है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह जो है रिपोर्ट तैयार करके बाहर भेज दिया गया था, उनके प्लेटलेट्स को कम करके। तो अगर इमरान खान साहब की कोई इस तरह की रिपोर्ट तैयार की है, उनकी ये हालत है या नहीं है, आई डोंट नो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बट चीज ये है कि जो भी मामला है इसको सीरियस कंसर्न के तौर पे लेना चाहिए, और जो आइन और कानून कहता है, जेन मैनुअल कहता है, या जो भी जिस वजह से ये रिपोर्ट जारी की गई, शाया की गई, तो ये कोई ना कोई तो इसके पीछे कोई ऐसा मामला तो जरूर है जिसकी वजह से इतनी रिपोर्ट शाया की गई। ये पहले क्यों नहीं की गई? तो खान साहब की बीमारी तो पहले भी थी, तो अब कोई ना कोई ऐसी वजूहात तो हैं जिसकी बेस के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई है। वो आने वाले टाइम में आपको, हमें सबको पता चल जाएगा कि क्या वजह है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर हम तो बचपन से देख रहे हैं, जब भी कोई ऐसी अनहोनी सी चीज या कोई मामला होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई महरुकात, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। डॉक्टर साहब, अपना जुल्फ़कार अली बदर साहब भी कहते हैं कि इस टाइप की कोई चीज़ आती है और उसकी टाइमिंग को देख के कोई ना कोई महरक़ात होते हैं। आपके लीडर को भी इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर बाहर भेजा गया था। तो अगर इमरान खान को भी मेडिकल रिपोर्ट की बेस पे रिलीव मिल जाता है तो आपको मुतालबा करना चाहिए कि बाहर होना चाहिए उनको। क्या इशू है? देखिए, पहली बात यह है कि मैं इस हक में हूं कि हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए और जो उसको राइट हो उसको वो मिलना चाहिए। अब एक होता है कि मुल्क का मफाद को देखना। इस वक्त हम जिस तरह मतलब इज्जत के एक ऐसे मकाम पे जा रहे हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की बहुत ही तारीफ हो रही है। अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, अच्छा, फिर वैसे जलसे शुरू हो जाते हैं, अच्छा, वैसे मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, वैसे अमेरिका के साइफर निकल आते हैं, वैसे हालात खराब हो जाते हैं, तो वेयर डू वी स्टैंड? अच्छा, अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये चाहिए कि कोई गारंटी हो कि वो बंदा ये कहे कि बाहर आएंगे तो अपने मामलात को पॉजिटिवली लेंगे, इनका जो एजेंडा पूरा हो रहा है बजट अपना इस वाला सूबों वाला, उसमें साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। क्या कोई ऐसा शख्स है जो इसकी गारंटी हो, जो गारंटी दे सके कि जो हम पूरे दुनिया में हमारा एक नाम पाकिस्तान का चमक उठा है और हमारे एक फैसले से कल हम फिर जीरो हो जाएं और वो पता चले
ब्रिगेड साहब, डैर साहब कहते हैं कि वो मुल्क का नाम चमका हुआ है, वो बाहर आएंगे तो फिर वो नीचे हो जाएगा, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी अगर उनको रिलीफ मिल जाता तो। किया जाएगा तो हम सारे जो है ब्रिगेड साहब। ना साथ चल के ये ब्रिगेड साहब, इसमें अगर जो कंसर्न जो है ना, पाकिस्तान का मफाद तो डैमेज नहीं होगा किसी तरीके से भी, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान का मफाद जो है वो अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि क्या चीज़ होगी या क्या नहीं होगी। इसके अंदर बात यह है कि आप अगर, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है और कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि यार जरा वीडियो को रिंग कर, मैं रिंग करता हूँ, तो कंडीशन ऐसी है कि जो मेडिकली आप चीज़ें उनकी देख रहे हैं, तो आप उनको डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, आप घर के अंदर डिटेन कर सकते हैं, आप उनको इलाज के लिए, बुनियादी कंसर्न है कि इलाज जो है वो सही इलाज जो है वो मुहैया किया जाए। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम आउटराइट इस चीज़ पे कि वो आएंगे तो एक सपोजिशन पे कि वो आएंगे तो मुजाहरे शुरू हो जाएंगे या कोई ऐसी, इसके ऊपर अगर हम किसी शख्स का इलाज डिनाई करें तो आई थिंक दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। गारंटीज के अलावा भी आप घर में। मान साहब, आपके ख्याल में आपके लीडर आएंगे तो उनको कौन रोकेगा? टैर साहब कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत बनी हुई है, सारी खराब हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तान की इज्जत किसी और वजह से बनी है। पाकिस्तान की इज्जत बनी है मिलिट्री पावर की वजह से, पाकिस्तान की इज्जत बनी है डिप्लोमेसी की वजह से, पाकिस्तान की इज्जत बनी है आपने एक माहिदा किया है जिसमें टर्की भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी। वो चीजें इस किस्म की चीजों से डैमेज नहीं होंगी। अभी दुनिया पूरी में मुजाहरे हो रहे हैं, तो कि इजराइल बाज आ गया जेनोसाइड से, बड़े बड़े मुजाहरे हुए। तो गवर्नमेंट अपना जो तरीक़ाकार होती है, अपने स्टांस को हमेशा लेके चलती रहती है। मान साहब, पाकिस्तान जहाँ पे साथ खड़ा हुआ है वो बहुत। मान साहब, देखें, ये बात है तासुब की कि अगर आप एक बंदे के बारे में सोच लें कि वो आपका मुखालिफ है और क्योंकि वो पॉपुलर है और स्ट्रीट पावर उसके पास है, अवाम उसके साथ है, तो वो जो आपने जो भी बयानिया अपना कुछ झूठा सोचा बनाया हुआ है, तो वो आएगा तो वो आपका खत्म हो जाएगा। असल में तो खौफ है, डर है, जो डाका 8 फरवरी 2024 को डाला गया इस अवाम के साथ, आम आदमी के साथ, कि इमरान खान अगर बाहर निकला, अब मैं इमेजिन करें इमरान खान जेल से बाहर निकलता और लाहौर आना हो तो कितने दिन लग जाएंगे। बात हम ये बात कर ही नहीं रहे, हम इनसे रिलीफ कब मांग रहे हैं, कब कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दें। हम तो बाबा ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस मुल्क का सिटीजन है। आपकी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया है कि उनको एंजियोग्राफी की जरूरत है। जुल्फकार अली बदर साहब, फाइनल कमेंट जी आपके प्रोग्राम में, बिल्कुल टाइम थोड़ा रह गया जी। आप जो सलूक है अंदर वो ठीक नहीं है। जुल्फकार अली बदर साहब, देखिए, आइन और कानून के मुताबिक उनका खान साहब का इलाज मुआवजा कराना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता खान साहब को कोई ऐसा बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है या उनको कोई बाहर आजादी मिलेगी जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जैसे पहले एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था उसको कायम किया जाए। मुझे नजर नहीं आ रहा अभी कहीं जो है मुस्तकबिल करीब के अंदर के ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई अमल होने जा रहा है। उनका इलाज मुआवजा जो है उसको शायद एड्रेस कर दें, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तमाम मेहमानों की राय आपने सुनी जी। कुछ लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, कुछ इख्तलाफ कर रहे हैं। खान साहब की राय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और होने की सूरत में क्या होगा, ना होने की सूरत में क्या होगा, तमाम रहनुमाओं ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया जी। इसके साथ ही इजाज़त जी, कल नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।